नमस्कार। आज हम एक ऐसी लड़ाई की कहानी में उतरने वाले हैं जो एक अदृश्य दुश्मन के खिलाफ लड़ी जा रही है। ये एक ऐसी जंग है जो हमारे स्वास्थ्य और सच कहूं तो हमारे पूरे प्लैनेट के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। और इस लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार एक ग्लोबल शील्ड, जिसे हम स्टॉकहोम कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर कोई जहर, कोई पॉइजन कभी खत्म ही ना हो। मतलब वो हमारे पर्यावरण में, हमारे शरीर के अंदर हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही वो एक सवाल है जो आज हमारी बातचीत के बिल्कुल सेंटर में है। तो चलिए इस प्रॉब्लम की तह तक चलते हैं। हम बात कर रहे हैं फॉरएवर केमिकल्स की, मतलब ऐसे रसायन जो कभी खत्म नहीं होते। और जानते हैं सबसे अजीब बात क्या है? ये एक ऐसा अदृश्य खतरा है जो हम सबको, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हर इंसान को एक दूसरे से जोड़ता है। देखिए, वैज्ञानिक भाषा में इन्हें कहते हैं पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, या शॉर्ट में कहें तो पॉप्स। अब ये हैं क्या? असल में ये इंसानों के बनाए हुए ऐसे खतरनाक केमिकल्स हैं जो एक बार पर्यावरण में आ गए तो फिर बस वहीं टिक जाते हैं बहुत बहुत लंबे समय तक। ये नेचुरली खत्म ही नहीं होते। तो पॉप्स को इतना खतरनाक क्या बनाता है? असल में इनकी 4 सुपर पावर्स हैं जो किसी विलेन से कम नहीं। पहली, ये परसिस्टेंट है, मतलब ये टूटते नहीं, खत्म नहीं होते। दूसरी, ये बायो एक्यूमुलेटिव हैं। इसका मतलब है कि ये जीवों के शरीर में जमा होते जाते हैं, एक छोटी मछली से बड़ी मछली में और फिर उससे भी बड़े जीव में। तीसरी, ये जहरीले होते हैं, इंसानों और जानवरों दोनों के लिए। और चौथी, जो सबसे डरावनी बात है, ये ट्रैवलर्स हैं। हवा और पानी के बहाव के साथ ये पूरी दुनिया घूम सकते हैं। और इनकी पहुंच कितनी जबरदस्त है, ये समझिए ग्रास हॉपर इफेक्ट से। होता क्या है? ये केमिकल्स गर्म इंडस्ट्रियल इलाकों से भाप बनकर उड़ते हैं, हवा के साथ हजारों मील का सफर करते हैं और फिर आर्कटिक जैसे ठंडे इलाकों में जाकर वापस जमीन पर बरस जाते हैं। सोचिए जरा, किसी एक देश में इस्तेमाल हुआ पेस्टिसाइड हजारों किलोमीटर दूर एक पोलर बेयर के शरीर में मिल सकता है। कमाल है ना? और ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये खतरा और भी पर्सनल हो जाता है। कैसे? क्योंकि ये जहर हमारी फूड चेन का हिस्सा बन जाते हैं। छोटी मछली, फिर उसे खाने वाली बड़ी मछली, और फिर हम। हर स्टेप पर इन केमिकल्स की मात्रा बढ़ती जाती है और आखिरकार ये सीधे सीधे हमारी डाइनिंग टेबल तक, हमारी प्लेट्स तक पहुंच जाते हैं। तो जब दुनिया के सामने एक ऐसा दुश्मन खड़ा हो गया जो अदृश्य था, जिसकी कोई सरहद नहीं थी, तो एक बात तो साफ हो गई कि इससे अकेले नहीं लड़ा जा सकता। लड़ना है तो सबको मिलकर लड़ना होगा। तो चलिए देखते हैं कि दुनिया ने इस खतरे से लड़ने के लिए कदम कैसे उठाया। देखिए, ये फैसला कोई एक दिन में नहीं लिया गया। इसके पीछे दशकों की मेहनत थी। 60s और 70s में वैज्ञानिकों ने डीडीटी जैसे केमिकल्स के खतरों के बारे में चेतावनी देना शुरू किया। फिर 80s में एक चौंकाने वाली खबर आई। ये केमिकल्स आर्कटिक तक पहुंच गए थे, जहां इनका कोई सोर्स ही नहीं था। ये एक वेकअप कॉल था। और आखिरकार सालों की बातचीत के बाद 2001 में स्टॉकहोम कन्वेंशन को अपनाया गया। और इस पूरी संधि का निचोड़, इसका मकसद बस एक लाइन में समाया हुआ है: इंसानी सेहत और पर्यावरण को पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स से बचाना। बस इतना सीधा, इतना साफ और इतना शक्तिशाली। ये एक लाइन एक ग्लोबल मूवमेंट का नारा बन गई। ठीक है, तो मकसद तो बड़ा अच्छा है, लेकिन सवाल यह है कि ये संधि आखिर काम कैसे करती है। इसे ऐसे समझिए, ये एक तरह की ग्लोबल केमिकल ब्लैकलिस्ट है, जिसका एक बहुत ही क्लियर 3 पॉइंट अटैक प्लान है। यह सिस्टम बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल है। मोटे तौर पर 3 लिस्ट हैं। पहली, एनेक्स ए, ये है पूरी तरह से बैन वाली लिस्ट। इसमें जो केमिकल आ गया उसका प्रोडक्शन और इस्तेमाल बंद। दूसरी, एनेक्स बी, ये है पाबंदियों वाली लिस्ट। यहाँ प्रोडक्शन और इस्तेमाल पर बहुत सख्त लिमिट्स हैं। और तीसरी, एनेक्स सी, ये है वॉच लिस्ट। इसमें वो केमिकल्स हैं जो किसी और चीज को बनाते हुए अनजाने में बन जाते हैं और हमें उनका बनना कम से कम करना है। तो शुरुआत में इस कन्वेंशन ने 12 सबसे बदनाम केमिकल्स को अपने निशाने पर लिया। इन्हें डर्टी डजन का नाम दिया गया। इसमें डीडीटी जैसा पेस्टिसाइड था, पीसीबीज थे जो इंडस्ट्रियल कूलेंट्स में यूज होते थे, और भी कई थे। डीडीटी की कहानी तो दिलचस्प है। एक जमाने में इसे मलेरिया से लड़ने के लिए वरदान माना जाता था, लेकिन बाद में पता चला कि ये पक्षियों के लिए कितना खतरनाक है। उनकी पूरी की पूरी नस्लें खतरे में आ गई थीं। तो 2004 में जब ये संधि लागू हुई तो लिस्ट में थे ये 12 केमिकल ग्रुप्स, पर कहानी यहां रुकी नहीं।
और ये जो ग्रोथ है, ये इस संधि की सबसे बड़ी ताकत दिखाती है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक जीता जागता इवॉल्विंग अग्रीमेंट है। जो लिस्ट 2004 में सिर्फ 12 केमिकल से शुरू हुई थी, आज उसमें 34 केमिकल शामिल हैं। और यही बात हमें इस कहानी के सबसे ज़रूरी, सबसे अहम हिस्से पर ले आती है। वो ये है कि फॉरएवर केमिकल्स के खिलाफ ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये आज भी जारी है। जैसा मैंने कहा, इस संधि की असली खूबसूरती इसी में है कि ये डायनामिक है। इसे ऐसा बनाया ही गया है कि ये वक्त के साथ बदल सके। जैसे ही साइंस किसी नए खतरनाक केमिकल को पहचानता है, इस संधि के पास उसे अपनी ब्लैकलिस्ट में शामिल करने का मैकेनिज्म है, और इसी वजह से ये आज भी उतनी ही असरदार है। और किसी नए केमिकल को इस लिस्ट में डालना कोई आसान काम नहीं है। इसका एक पूरा सॉलिड साइंस पर आधारित प्रोसेस है। सबसे पहले कोई देश एक केमिकल को नॉमिनेट करता है, फिर एक साइंटिफिक कमेटी ये जांचती है कि वो कितना खतरनाक है। उसके बाद एक और कमेटी ये देखती है कि उसे बैन करने से समाज और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, और जब ये सब हो जाता है, तब जाकर सारे सदस्य देश वोट करते हैं कि उसे लिस्ट में शामिल करना है या नहीं। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। साइंस हर रोज नए नए केमिकल्स बना रहा है। सवाल ये है कि क्या हमारी ये ग्लोबल ब्लैकलिस्ट, ये ग्लोबल शील्ड, उसकी रफ्तार के साथ चल पाएगी? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इसका जवाब ही हमारे आने वाले कल की सुरक्षा तय करेगा।